जय हिंद। एक महिला एसडीएम रोज की तरह अपने दफ्तर में बैठकर सरकारी कामकाज को निपटा रही थी। तभी अचानक से जानकारी मिलती है कि पुलिस ने एसडीएम साहब के ऊपर और उनके अधिकारियों के ऊपर एक मुकदमा कायम किया है, जिसके बाद सभी की टेंशन बढ़ जाती है। अब ये एफआईआर रजिस्टर होने के साथ ही कई ऐसे सच निकलकर सामने आते हैं जिसे सुनकर और देखकर लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के अजमेर में, जहां पर एक परिवार रहता है और इस परिवार के द्वारा सिर्फ एक डिसीजन लिया जाता है और उस डिसीजन के बाद जो कुछ होता है वो अपने आप में कई लोगों के लिए बड़ी समस्या और चुनौती बन जाता है। ना सिर्फ इस परिवार के लिए वो समस्या खड़ी होती है, बल्कि कई सरकारी अधिकारी जिनमें एसडीएम भी शामिल होती है। अब ये पूरा मामला है देवेंद्र सिंघल और सरला देवी से जुड़ा हुआ है, जो कि गांव थोक तेलियान के रहने वाले थे। ठीक ठाक जीवन बसर कर रहे थे, तभी अचानक से मन में आइडिया आया कि उनका 222 वर्ग गज का एक प्लॉट है, इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन की जाए और क्यों ना कोई दुकान खोल ली जाए, कोई कॉमर्शियल काम किया जाए, जिससे कि कुछ आमदन हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और परिवार में और ज्यादा एक फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाए। अब ये सब कुछ करने से पहले विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसके बाद देवेंद्र सिंघल अपनी मां सरला देवी के साथ पहुंच जाते हैं अजमेर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में। वहां पर जाकर कुछ कर्मचारियों से मुलाकात करते हैं, बताते हैं कि साहब हमारा एक प्लॉट है, उस पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, करना कॉमर्शियल काम चाहते हैं, पर ऐसा कुछ रास्ता बताइए जिससे कि ज्यादा हमें टैक्स ना देना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए वो शहरी प्रॉपर्टी है, तो उसमें अगर कोई कॉमर्शियल कामकाज के लिए यूज हो रही है तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और अगर रेजिडेंशियल पर्पज से यानी कि रहने के पर्पज से उसे यूज किया जा रहा है तो उस पर कम टैक्स लगाया जाता है। अब कुल मिलाकर देवेंद्र जिस कर्मचारी से मिला उसने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि जी आपका टैक्स तो इतना बनता है। आरोप के मुताबिक देवेंद्र ने मुलाकात की एक क्लर्क से जिसका नाम करण सिंह है। उसने बताया कि 3,97,817 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप कॉमर्शियल काम करते हैं। पर इस बीच देवेंद्र और सरला देवी चाहते थे कि पैसा ज्यादा ना देना पड़े, इसके लिए बीच का रास्ता खोजने की कोशिश की जाती है और कुछ कर्मचारियों से सलाह ली जाती है। उन्हें कहा जाता है कि सर देखिए ज्यादा पैसे तो नहीं है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन पर भी लगाने हैं, काम भी शुरू करना है, इसलिए जो भी हो सके आप हमारी मदद कर दीजिए। अगर नियम के मुताबिक देखा जाए तो अगर इसी रकबे को आवासीय परिसर के लिए इस्तेमाल होना था तो उस पर टैक्स बनता 2,10,435 रुपए। पर वहीं कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी इतने रकबे की इस्तेमाल होनी थी उस पर टैक्स बन रहा था 3,97,817 रुपए। अब इस राशि के बीच में जो फर्क है वो बड़ा है। अब देवेंद्र ने वहां पर कर्मचारियों से रिक्वेस्ट की, करण सिंह से रिक्वेस्ट की और कहा कि किसी भी तरह से सर मेरी हेल्प कीजिए। आरोप के मुताबिक देवेंद्र को कहा गया कि देखिए इसके लिए आपको कुछ पैसा देना होगा और अगर आपने पैसा दिया तो ये आपका काम आसानी से हो जाएगा। हम इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को तब्दील कर देंगे आवासीय परिसर में, यानी कागजों में उसे आवासीय परिसर दिखाया जाएगा और आपके तकरीबन 2 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही देवेंद्र को कथित तौर पर यह भी बताया गया कि ये पैसा सिर्फ एक क्लर्क के लिए नहीं बल्कि सीनियर अधिकारियों के लिए, एसडीएम लेवल के अधिकारियों तक जाएगा, इसलिए आपको पैसा समय पर देना है और उसके बाद अपना काम करवा के आप घर जाइए और सुकून से, चैन से, आराम से घर पर सोइए। अब इसके बाद देवेंद्र की मदद के लिए एक तरह से सिस्टम खड़ा हो जाता है। देवेंद्र की जो वो बिल्डिंग बननी थी उसे आवासीय परिसर दिखाया जाता है, ना कि कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए 3-4 चीजें लगती हैं। आरोप के मुताबिक वो सब
झूठी लगाई जाती हैं। अब जो सरकारी कागजों में जो संलग्न होते हैं, साथ में अटैच किए जाते हैं, उसमें एक होता है एफिडेविट यानी शपथ पत्र। वो शपथ पत्र भी आरोप के मुताबिक झूठा दिया गया। इसके साथ ही जो मैप था, मानचित्र था घर का, वो भी गलत दिया गया। तीसरा, एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई जो कि वहीं के अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। और चौथा, भूखंड की जो फोटो है, जो उस परिसर की फोटो है, वो भी गलत तरीके से दिखाई गई, मेजरमेंट गलत तरीके से दिखाए गए। और फिर आरोप के मुताबिक तकरीबन 2 लाख रुपए का फायदा देवेंद्र को पहुंचा दिया गया। और उसके बाद सीधे तौर पर देवेंद्र से वसूल किए गए 1,87,382 रुपए, जो कि 2,10,000 रुपए कम थे। अब ये जो 2,10,435 रुपए कम जमा किए गए, इससे किसी का पर्सनल नुकसान नहीं हुआ, मगर इससे नुकसान हुआ सरकार का। सरकार के खजाने में जो पैसा आना था, वो पैसा नहीं आया। अब देवेंद्र का काम हो गया, देवेंद्र अपने घर चला गया। सरकारी अधिकारी जिसने भी कथित तौर पर पैसा खाया, वो भी अपने घर शाम को चला गया। पर एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। इसके बाद ये व्यक्ति सीधा एसीबी के दफ्तर में पहुंचता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों को जानकारी देता है कि सर, देवेंद्र नाम से और सरला देवी नाम से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जमीन पर कुछ काम करना था, कमर्शियल काम करना था, पर जो उनसे टैक्स की वसूली की गई है वो आवासीय परिसर के तौर पर की गई है। सरकार को 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम स्तर के अधिकारी भी इस मामले में शामिल है, जिसमें ना सिर्फ एसडीएम बल्कि असिस्टेंट टाउन प्लानर, इसके साथ ही और भी कई कॉन्ट्रैक्चुअल लोग और कुछ क्लर्क शामिल है। अब एसीबी को जब ये जानकारी मिलती है तो इस मामले में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एसओपी होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, प्रारंभिक जांच होती है कि क्या इस मामले में कोई तथ्य है। एसीबी के अधिकारी जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि सही मायने में जो परिसर बताया गया है देवेंद्र और सरला देवी का, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जो टैक्स उस पर वसूला गया है वो है रेजिडेंशियल पर्पस का, यानी सरकार को सीधे सीधे चूना। अब इसके बाद एसीबी ज्यादा कुछ नहीं सोचती, सीधा एफआईआर रजिस्टर करती है। सबसे पहली एफआईआर होती है दीप्ति शर्मा नाम की एसडीएम के खिलाफ, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर शहरी विकास प्राधिकरण में तैनात थी जिस समय की यह घटना है। इसके साथ ही नवनीत शर्मा नाम के एक असिस्टेंट टाउन प्लानर पर भी मुकदमा दर्ज होता है। और साथ में गुरजीत सिंह जो कि प्रारूपकार के तौर पर थे, करण सिंह जो क्लर्क थे, और देवेंद्र जिसने खुद रिश्वत कथित तौर पर दी थी, या फिर यूं कहें कि मिली भगत की थी। और इसके साथ ही सरला देवी जो उसकी मां थी, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। अब देखिए, ये चीज समझने की जरूरत है। आप सोच रहे होंगे कि जिन सरकारी अधिकारियों ने करप्शन किया, अगर एसडीएम लेवल की अफसर ने करप्शन किया, मिलीभगत की, तो उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देवेंद्र पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? देखिए, यहां पर एक चीज अच्छे से समझिए। सबसे पहले तो रिश्वत लेना गैर कानूनी है, यह सबको पता है, पर रिश्वत देना भी गैर कानूनी है। इसके साथ ही सरकारी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसके लिए भी बराबर के भागीदार बनते हैं देवेंद्र और सरला देवी। इसी वजह से दोनों का नाम एफआईआर में रजिस्टर कर दिया गया। अब जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई तो एसडीएम से लेकर जितने भी अधिकारी थे, वो सब टेंशन में आ गए कि आखिर अब क्या बनेगा, क्योंकि मामले में जो भी फैक्ट्स हैं वो जमीन पर हैं, कागजों में पैसा लिया गया है, सारी पेमेंट हुई है। अब उसमें जो शपथ पत्र लगा है और जो ग्राउंड पर सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। अब एसीबी ने जो मामला रजिस्टर किया है वो फाइनली कोर्ट में जाएगा। माननीय कोर्ट का जो भी फैसला होगा वही अंतिम तथ्य और अंतिम सत्य होगा। अब मान लीजिए अगर इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कोर्ट फैसला देती है तो सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी नौकरी को बचाना, क्योंकि अगर कोर्ट किसी भी मामले में किसी सरकारी अधिकारी को कन्विक्ट कर देती है, यानी सजा कर देती है, तो नौकरी ऑटोमेटिकली चली जाती है। इसलिए इतने सीनियर अधिकारियों की नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। बहरहाल, इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अगर आप एक नागरिक हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, सही तरीके से करें,
सरकार के टैक्स को पूरा भरें और एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज अदा करें। यहां पर आरोप के मुताबिक अगर देवेंद्र सही तरह से अपना टैक्स भरते तो ना तो एसडीएम फंसती और ना ही खुद देवेंद्र एफआईआर में फंसती। इसके साथ ही जो सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो पीसीएस है, आईएएस है, आईपीएस है या कोई और सिविल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जो पावर दी गई है वो जनता का और देश का फायदा करने के लिए दी गई है, ना कि अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत सीनियर अधिकारी हूं, मेरे तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते, मैं खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकता हूं, तो ये सोच उसकी गलत है, क्योंकि कानून के हाथ एक ना एक दिन भ्रष्टाचारी तक जरूर पहुंचते हैं। 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल की देरी हो सकती है, पर न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद।